English Pedagogy for Seated Class 1. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट व्हाट। ठीक, अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मल्टीलिंगुअल नेचर है, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी। ठीक, आसान भाषा में बिल्कुल समझेंगे क्योंकि समझने आए हैं आप। बहुभाषी जो प्रकृति है किस चीज की, जो इंडियन क्लासरूम्स हैं, जो भारत में कक्षाएं हैं जहां पे पढ़ाई होती है, सिखाया जाता है बच्चों को, वो बहुभाषी हैं। क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां हैं, जो बच्चे अपने परिवार से जो उनकी मदर टंग है वो लेकर के आ रहे हैं क्लासरूम में, और सब अपनी अपनी भाषा का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते ही हैं। जरूरी नहीं है सबकी भाषा स्टैंडर्डाइज्ड हिंदी ही हो या इंग्लिश ही हो, कोई गुजराती में बोलेगा, कोई उर्दू का प्रयोग करेगा, कोई मराठी में भी बोल सकता है, वो डिपेंड करेगा। बच्चे अलग अलग जगह से आ सकते हैं, अलग अलग भाषाओं को लेकर के आ सकते हैं, तो इसलिए बहुभाषिता इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस। भाई रिसोर्स इसलिए है, हम मल्टीलिंगुअलिज्म, ये दो शब्द बहुत, एक नंबर तो कहीं नहीं गया हर बार का। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब रिसोर्स। ठीक, बहुभाषिता क्या है? एक रिसोर्स है, एक संसाधन है जिसको आप एक संसाधन की तरह यूज करेंगे, लेकिन कैसे है वो आप यहां देखेंगे, समझेंगे। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, क्योंकि बहुत भाषाएं सीख सकते हैं बच्चे, इसलिए रिसोर्स है। द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचर की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। मे बी, बट बेस्ट ऑप्शन चूज करना है एज यूजुअल। एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, भाई हर एक बच्चा सिक्योर फील करेगा और एक्सेप्टेंस आएगी उसको, उसके दिमाग में कि मुझे भी इंपॉर्टेंस दी जाती है क्लास में, मेरी भी एक जगह है। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, अब ये तो बहुत ही नेगेटिव बात है। बच्चे रोबोट्स नहीं है, या कोई भी एक ऐसा नहीं हो सकता कि सब सेम पेस पे सीखे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको सीडीपी हेल्प करती है ना। तो चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस इसलिए रिसोर्स है, जरूरी नहीं है पूरी भाषा कैसे सीख सकते हैं बच्चे, बट हाँ कुछ कुछ चीजें वो दूसरी भाषाओं की भी सीखेंगे। ठीक है, टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अब टीचर को अगर लैंग्वेज कोर्स करना हो तो कहीं और से जाकर के कर लेगा, है ना। बात क्या हुई? सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, यहां चार ऑप्शंस में से बेस्ट है जो एक नंबर दिलाएगा। अब हमें एक नंबर कौन दिलाएगा? जो बेस्ट ऑप्शन होगा चार में से। ठीक, तो एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, हर किसी को एक तो अहमियत फील होगी अपनी कि भाई मेरी भाषा को भी ना टीचर सम्मान देता है। आपने एक शब्द उसकी भाषा में समझा दिया या यूज कर लिया, या आपस में बच्चे बात कर रहे हैं तो आप डांट नहीं रहे, है ना। क्योंकि जब तक सहज या अभिव्यक्ति नहीं आएगी, एक्सप्रेशन नहीं आएगा क्लासरूम में, तब तक मजा नहीं आएगा, और बच्चे लैंग्वेज की क्लासरूम में एटलीस्ट एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे खुद को। तो सबसे पहले जरूरी है कि एक्सप्रेस कर पाएं, उसके बाद आप हिंदी सिखाइए, इंग्लिश सिखाइए, जो भी करना है करिए। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स है और इससे बच्चे सिक्योर और एक्सेप्टेड फील करते हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, भाषा बदलेगी क्वेश्चन की, टॉपिक्स नहीं बदलेंगे बिल्कुल भी। एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1, भाई एक इंग्लिश की किताब है, बुक है जो क्लास फर्स्ट के लिए बनी हुई है, पहली कक्षा के लिए। ठीक, स्टार्ट्स विद पिक्चर्स, पिक्चर्स से शुरू होती है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता है। पिक्चर्स से शुरू होती है, पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, है ना। पोयम्स हैं इसके अंदर, स्टोरीज हैं, पोयम्स हैं, स्टोरीज, एंड एंड्स विद अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स पर आकर के खत्म होती है। या हम पहले इस बुक में बात करते हैं कक्षा 1 की पिक्चर्स की, फिर हम बात कर रहे हैं पोयम्स की, फिर हम बात कर रहे हैं स्टोरीज की, देन अल्फाबेट्स को हम सिखा रहे हैं। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई? मतलब Which approach does this kind of arrangement reflect? ये जो अरेंजमेंट है ना कि पिक्चर्स हैं, स्टोरी है, उसके बाद बात हो रही है अल्फाबेट्स की, क्या है ये? टॉप डाउन अप्रोच है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, एक्लेक्टिक अप्रोच है, या बॉटम अप अप्रोच है? तो कोई बॉटम अप नहीं हो सकती। बॉटम अप अप्रोच तब होती है जब आप अल्फाबेट से या वर्ड्स से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्टोरी की तरफ जा रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं आप। लेकिन स्टोरी, कहानी हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, पोएम्स हो सकती हैं। जब आप डायरेक्ट बच्चे को याद करा रहे हैं या समझा रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और उसके बाद आप ये समझा रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल जो ये वर्ड है, ये यहाँ नाउन का काम करेगा, ये इसका काम करेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है वर्ड्स का, सिंटैक्स ये है, तो आपने स्टोरी से, या जो एंड गोल है जो लैंग्वेज को यूज करना, वहां से जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तोड़ते हुए, तो वो टॉप डाउन अप्रोच है। लेकिन जब आप वर्ड से या अल्फाबेट से, जैसे हम वो फोनीम में करते हैं ना, वही CH से च की साउंड बनेगी, फिर उसके बाद आपने कुछ लिख करके दिखाया, चेयर लिख करके दिखाया, तो वो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वर्ड से, अल्फाबेट से, तब वो बॉटम अप, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ कहां है? जो स्टोरी है, कंप्लीट सेंटेंस जिसको आप यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्टोरी से नीचे की तरफ अल्फाबेट्स, वो कैब वगैरह पर आ रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं? टॉप डाउन है। इसलिए जो अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच कहलाएगी, ना कि बॉटम अप। ठीक है बात, सिंपल आंसर। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होती है कि
जो भाषा है, जो भी टारगेट लैंग्वेज है जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट या उस एक लैंग्वेज की क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्रू आउट करिकुलम, हर एक एक्टिविटी में आपका टारगेट है या फोकस है कि भाषा भी सिखाई जाए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। तो वो जो लैंग्वेज है जिसको आपने मेन टारगेट बनाया हुआ है पूरे करिकुलम के थ्रू, उसकी प्रोफिशिएंसी पर आप फोकस कर रहे हैं, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट सोशल साइंस क्यों ही ना पढ़ रहे हो। एक्लेक्टिक अप्रोच होती है, इंटरव्यूज भी होते हैं एक्लेक्टिक मतलब ये उदारवादी कह सकते हैं उसको, जिसमें ब्रॉड वे में हम देखते हैं, कोई भी हम मेथोडोलॉजी, कोई भी एक अप्रोच यूज कर सकते हैं, मल्टीपल अप्रोच, मल्टीपल मेथोडोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी इस्तेमाल कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम बाइलिंगुअल मेथड भी इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब मिक्सअप करके जिसकी जहां जरूरत हो। ठीक है, बड़ी प्रैक्टिकल सी अप्रोच। व्हाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व्ड दैट a child has repeatedly made some errors in writing such as reverse image as B को D लिखा हुआ है, M को W, है ना। The child is showing the signs of what? ये किस चीज का साइन है? आपने एक बच्चे की आप नोटबुक चेक कर रहे हैं एज अ टीचर क्लासरूम में, आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा बार बार रिपीटेडली, ऐसा नहीं कि एक आध बार हो गया तो चलो नॉर्मल बात हो सकती है, रिपीटेडली किस तरीके की मिस्टेक कर रहा है या एरर्स किस तरीके करता है, वो बी को डी लिखना, एम को डब्ल्यू लिखना, मतलब रिवर्स इमेज बनती है उसकी। जैसे हम वही बैड को डैब लिख दे, है ना, या बी को डी, समझना, ये सब क्या है? डिसलेक्सिया है अगर देखें तो। बट डिसलेक्सिया किसका पार्ट है? लर्निंग डिसेबिलिटी का। अधिगम अक्षमताएं, डिफरेंसेस नहीं है, ये प्रेफरेंस नहीं है, स्टाइल नहीं है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बहुत सारी आती हैं। डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है जो लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, डिसमॉर्फिया शेप आपको अजीब सी नजर आएगी, है ना, इस तरीके के, डिस्टोपिया एकदम अजीब दुनिया लगेगी, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी में होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, मेंटल पावर्स उसकी अच्छी खासी हैं, बट वायरिंग जो है ब्रेन की वो कुछ चीजों को लेकर के डिफरेंट है। Our teacher is telling a story with actions and gestures. भाई एक शिक्षक है, शिक्षिका है, ठीक, एक स्टोरी सुना रही है या सुना रहे हैं, किसके थ्रू? एक्शंस के और जेस्चर्स के थ्रू। मतलब जेस्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अलावा एक्शंस का। ठीक, कौन सी क्लास है? क्लास 3rd है। After this, she asked them to draw a picture on the story in groups. स्टोरी खत्म कर दी इन्होंने, जेस्चर्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू बता दी पूरी स्टोरी। उसके बाद क्या बात हो रही है? एक काम दिया गया बच्चों को कि ग्रुप में बैठ करके 3-3 के ग्रुप बना लो, जैसे वाइगोस्की कहते हैं कि सोशल ग्रुप्स में हम बेहतर सीखेंगे। ग्रुप बनाओ और पिक्चर्स ड्रॉ करो, जो आपने स्टोरी में देखा, समझा, जाना, सुना, उसको ड्रॉ करो। ठीक, अब आप क्या सोचते हैं कि ये जो टीचर ने ऐसा कहा है, जो पिक्चर्स ड्रॉ करने की बात की है, वो क्यों की है? मतलब इस एक असाइनमेंट का, इस एक टास्क का उद्देश्य क्या है एज पर दैट पर्टिकुलर टीचर, या फिर अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एक टीचर के, तो शी वॉन्टेड टू असेस देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी। मतलब जो टीचर है वो उनकी कॉम्प्रीहेंशन, उनकी समझ, कितना वो समझ पाए उसे, एक स्टोरी से कितना कॉम्प्रीहेंड कर पाए, वो उनकी जब पिक्चर ड्रॉ करेंगे बैठ करके तब पता लगेगा आपको। या फिर शी वॉन्टेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्रॉइंग। ड्राइंग के लिए पार्टिसिपेशन था तो स्टोरी की बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, आराम से कुछ भी ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाता, तो ये रेलेवेंट नहीं है। फिर है शी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल्स। फिर से वही बात है, ड्राइंग की क्लास नहीं है, आपका हर एक्टिविटी जो है वो लैंग्वेज की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करेगी। शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान, सो शी एंगेज देम इन ड्राइंग। अब ऐसी जो भाषा है ना, वो लगती तो बड़ी प्यारी सी है, बट आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो ड्राइंग की क्लास चल रही है, लेसन प्लान अगर खत्म हो गया इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपने किसी भी चीज में एंगेज कर दिया, है ना, कुछ रेलिवेंट तो कराएंगे ना आप सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बेस्ट आंसर क्या बन गया यहाँ? फर्स्ट ऑप्शन ही है कि बच्चों ने कितने बेहतर तरीके से उस स्टोरी को समझा। ये बात जब वो ड्रॉ करेंगे उस स्टोरी की कुछ इमेजेस ग्रुप्स में बैठ के, तो क्लियर हो जाएगी। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। भाई एक्टिव वोकैबुलरी में कौन से शब्द इन्वॉल्व होते हैं, या एक्टिव वोकैबुलरी क्या है? एक्टिव होती है एक वोकैबुलरी, एक पैसिव भी हम एक बोलते हैं। यूज्ड फ्रीक्वेंटली, एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैब है जो बार बार हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं समय समय पर। फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल है, यूज्ड ओकेजनली, कभी कभार यूज करते हैं। या डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। एक्टिव से तो आप वैसे भी समझते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी मतलब जो ज्यादातर फ्रीक्वेंटली यूज में रहती है। आप देखते हैं कि कुछ ही वर्ड्स होते हैं, या कुछ वर्ड्स या बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो बार बार आपकी कन्वर्सेशन में या नॉर्मल लाइफ में यूज होते हैं, ठीक, जिनको आप एक्टिवली यूज करते हैं। तो उस तरीके से समझ सकते हैं एक्टिव वोकैबुलरी में वो वर्ड्स आ जाएंगे जो फ्रीक्वेंटली हम बार बार यूज करते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी बहुत सिंपल वर्ड्स हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकता है, इजी हो सकता है, कुछ भी ऐसे वर्ड्स जो जनरली हम यूज करते हैं अपनी
जैसे जनरली मैंने अभी बोला, ये भी जनरली वर्ड है, ठीक। तो एक्टिव वोकैब में हम इसको यूज करते हैं। पैसिव वोकैब में क्या होता है, कुछ वर्ड्स जो डिफरेंट हो सकते हैं, शायद जिनको आप समझ तो पाएं बट फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते, वो पैसिव वोकैब में आ जाएंगे, ठीक। फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल होता है। फोनोलॉजिकल मतलब सुनने का जो स्ट्रक्चर है साउंड से रिलेटेड, वो एक बेहतर फॉर्म्ड वे में सुने जाए, या फिर लेक्सिकल मतलब मीनिंगफुल, जिनका मतलब हो अपना, कुछ इंडिपेंडेंट वर्ड्स हो। तो बात यहां उसकी तो हो नहीं रही। यूज्ड ओकेजनली, कभी कभार, जी नहीं। एक बार को पैसिव होता तो सोच लेते। डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, जरूरी नहीं है, तो नॉर्मल वर्ड्स हैं जिनको सभी यूज कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल एक वर्ड बोला मैंने, ये एक्टिव वोकैबुलरी का ही हिस्सा हो जाएगा। मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, भाई पोइट्री को पढ़ाने का मेजर एम क्या है, मतलब मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है पोइट्री, जिसको शायद पद्य कहते होंगे हिंदी में, उसको पढ़ाने का, जैसे पोयम या बाकी चीजें आप पोइट्री में समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का डेवलपमेंट, ग्रामर डेवलप कराना चाहते हैं आप, इसलिए पोइट्री पढ़ाते हैं। फिर तो वोकैब आप डायरेक्ट शुरू करा दीजिए या ग्रामर रूल्स शुरू करा दीजिए। मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोइट्स, पोइट्स बना देंगे आप पोइट्री पढ़ा करके। हर बच्चा पोइट बन जाएगा क्या, जी नहीं। वोकैबुलरी डेवलपमेंट, वोकैब डेवलप करानी है, फिर से वोकैब की क्लासेस दे दो ना। पोइट्री में तो जरूरी नहीं है कि आप, ये सारी चीजें हो सकती हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगी, भाई भाषा की कक्षा है तो सारी चीजें होंगी, बट मेन मुख्य उद्देश्य क्या होगा, वो होगा एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। आप एप्रिशिएट करना सीख पाए, चाहे वो ब्यूटी हो, नेचर हो, एस्थेटिक सेंस होता है हम ह्यूमन बींग्स में, और पोइट्री उसको बहुत ज्यादा एनहेंस करती है। तो एंजॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन, जब वो प्रॉपर पोएम्स चल रही हो, छोटी क्लास के लिए अलग फील रहेगा, बड़ी क्लास के लिए अलग फील रहेगा। मॉर्फीम इज द, मॉर्फीम क्या है, अब इस पे भी एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। मॉर्फीम हो, फोनीम हो, सिंटैक्स हो, सिमेंटिक हो। मॉर्फीम यूनिट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग, नए मीनिंग में आप उसको तोड़ करके कुछ भी बना सकते हैं इससे। मान लो वाटर लिखा है ना, मैंने तोड़ दिया इसको, वाटर कर दिया, इसका मीनिंग कुछ बचेगा, फिर नहीं बचेगा, ठीक। तो इसलिए आंसर हो जाएगा गलत। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फ्रेज, फ्रेज की स्मॉलेस्ट यूनिट, जी नहीं, ठीक। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट, देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड मॉर्फीम। ये जो यहां तक की लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, स्मॉलेस्ट का मतलब ही है कि सबसे छोटी इकाई किसकी, मीनिंगफुल, मीनिंग की, अर्थ की, उससे अगर उससे नीचे अगर आप तोड़ते हैं तो अर्थ नहीं बचेगा फिर। जैसे अगर वाटर को तोड़ा तो अर्थ नहीं बचेगा फिर। तो मीनिंगफुल जो सबसे छोटी इकाई है वो है मॉर्फीम। अगर पूछ लेता साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो फोनीम हो जाता। जैसे फोनीम साउंड की है, फोन से आप समझ सकते हैं फोन किससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, भाई बात करते हो ना फोन पे, ठीक। तो फोनीम हो जाती साउंड की सब स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे सी एच, पी एच, च, फ, ब, ये सब क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स हैं, यानी फोनीम्स हैं, ठीक है बात। सिमेंटिक्स होता है कि मीनिंगफुल एक स्ट्रक्चर में बंध पाए, जो भी आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, वो एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में हो। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स स्ट्रक्चर की बात करेगा सिर्फ और सिर्फ, भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज करोगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आंसर था यहां पर डी ऑप्शन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। आ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड, भाई कक्षा 2 का एक शिक्षक है या शिक्षिका है, uses learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learners language is used in teaching English as a, मतलब क्या है बात का, एक कक्षा 2 का शिक्षक या शिक्षिका जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है ना बच्चे का, लर्नर की जो नॉलेज है अपनी भाषा की, उसको एक ब्रिज की तरह यूज करती है शिक्षिका। किसके बीच में ब्रिज, मदर टंग जो उसकी मातृभाषा है, मान लीजिए हिंदी, और जो टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज जिसको आप सिखाना चाहते हैं, जनरली यहां पर हम इंग्लिश मान लेते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ये, अगर आपको पंजाबी सीखनी है तो वो टारगेट लैंग्वेज हो गई, ठीक। तो ये जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, इसको सिखाने में ब्रिज का काम कर रही है क्या, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जो उसकी मदर टंग है, ठीक। अब यहां जो प्रीवियस नॉलेज या फिर जो लर्नर की नॉलेज है या लैंग्वेज है वो क्या है, या इंग्लिश को सीखने में कैसा काम करेगी, एक रिसोर्स का, एक पैटर्न का, एक हिंड्रेंस या फिर ट्रांसलेशन। अब देखो जब आप यूज कर रहे हो ना लैंग्वेज, ऐसी चीजें आप रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हो यहां, ताकि नई भाषा को सीख सको, चाहे ट्रांसलेशन के थ्रू, चाहे आप अपने लैंग्वेज में उस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर रहे हो ट्रांसलेट करके, तो ये रिसोर्स है, ठीक, सिंपल बात है। और रिसोर्स बहुत बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा लैंग्वेज की क्लास में रिसोर्स वर्ड पर। बिक्स स्टैंड्स फॉर, बिक्स का मतलब क्या है, बिक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, बिक्स की फुल फॉर्म सिंपली पूछिए, बिक्स की फुल फॉर्म बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज या क्या होगी,
ऑप्शंस पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि बिग्स की फुल फॉर्म एक ही हो सकती है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। मतलब ये बेसिक स्किल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। लैंग्वेज की कोई भी जो प्रोफिशिएंसी या इतनी जो बेसिक स्किल्स हैं जिनको आप फेस टू फेस कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं या बात समझने और कहने में यूज करते हैं, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं जो आप एक दूसरे से या लोगों से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिक भाषा का इस्तेमाल है। ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास। मतलब कि एक शिक्षिका है, एक शिक्षक है, वो क्या चाहता है, एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, मतलब भाषा की एक तरीके से बहुत ज्यादा जगह हो या इंपॉर्टेंस हो क्लास में, या ज्यादा इस्तेमाल हो। ठीक, तो रिच लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट जहां भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा हो। तो इस स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए? पहला है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जहां बच्चों को भाषा देखने का, नोटिस करने का, सुनने का मौका मिले, उनको यूज करने का मौका मिले। फिर है आस्क स्टूडेंट्स टू यूज ओनली इंग्लिश व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विद पीयर्स। यहां बात किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की नहीं हुई, बात हुई है भाषा के एक्सप्रेशन की। भाषा को आप कैसे अभिव्यक्त करेंगे? अब कोई भी भाषा हो सकती है, तो इंग्लिश की तो बात हुई ही नहीं है। एस्टैब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास। अब इतना आसान अगर लैंग्वेज लैब एस्टैब्लिश करना होता सिंपली एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट देने के लिए, भाषा तो आप कहीं भी इस्तेमाल करते हैं या हर जगह इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज लैब में जाएंगे जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कई बार जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आती है, मतलब जैसे हकलाने की प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी कई बार लैंग्वेज लैब को हम यूज करते हैं, जहां ये स्टैटरिंग की प्रॉब्लम या ये सब चीजें दूर की जाती हैं, या थोड़ा सा अलग तरीके से स्पेसिफिक होकर के फोकस किया जाता है। मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज। अब आप मतलब कम चीजों में, कम संसाधन में ज्यादा काम करने की, ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। एज अ टीचर आप क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, पेरेंट्स क्या करवाएं पेरेंट्स से ये नहीं। ठीक है, तो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, जहां बच्चे भाषा को सुन सकें, चाहे वो टेप रिकॉर्डर के थ्रू सुने, आपसे सुने, आपस में डिस्कशन के थ्रू सुने, ये सारी चीजें होनी चाहिए।